एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर का एनसीईआरटी डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको साथ साथ मिलकर सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं बच्चा पार्टी अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर और लेट अस लुक एट इट। Which of the following conservation strategies does not directly involve community participation? हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था जहां पर हमने कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात करी थी कि बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं किस चीज में, कंजर्व करने में। बट यहां पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी में कम्युनिटी कंजर्वेशन नहीं हो रहा। लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डेफिनेटली कम्युनिटी कंजर्वेशन हो रहा है, हमने तो पढ़ रखा है। बीच बचाओ आंदोलन में भी हो रहा है, चिपको मूवमेंट में भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था। बट the last option, demarcation of wildlife sanctuaries, this is something which does not directly involve community participation। क्योंकि बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिमार्केट करना, एक एरिया बता देना स्पेसिफिकली कि ये बाउंड्रीज हैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। डिमार्केट करने का क्या मतलब होता है? क्लियरली स्पेसिफाई कर देना, ठीक है, बॉर्डर्स को ड्रॉ कर देना। सो वो वाली चीज सरकार करती है, वहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कोई रोल नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें वही कंजर्वेशन मेजर्स हैं जो कि कम्युनिटी करती है। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स। नो, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली मैच द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन हुआ करता था, वो लिख रखा है। अभी जो है सेकंड क्वेश्चन ये है, लेफ्ट और राइट कॉलम को मैच करना है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, और यहाँ पे लिख रखा है कौन कौन से होते हैं, तो मैच करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें ना ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन। अदर फॉरेस्ट वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, रिगार्डेड एज, यस ये रहा। तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा होता है बच्चों? फॉरेस्ट रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन इज कंसर्न्ड। कंजर्वेशन की जहां तक बात करी जाती है, जो फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करते हैं, विच इज मिनिमम 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। मिनिमम 50% टोटल फॉरेस्ट एरिया का क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सभी को पता है कौन सा है, जहां पे पहले एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है बट अब फर्दर डिप्लीशन से उसको रोकना है। तो प्रोटेक्टेड कौन सा है? ये वाला। फॉरेस्ट लैंड्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, जहां फर्दर डिप्लीशन ना हो उससे रोका जाए, तो दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फिर आ गया अनक्लास्ड। अब एक ही ऑप्शन बचा है, मैच कर देते हैं। तो यस, जो भी फॉरेस्ट एरिया रह गया और जो कि गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज को बिलोंग करता है, वेस्टलैंड फॉरेस्ट एरिया, यस वो सारा हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गया। बहुत सिंपल, वेरी वेरी इजी। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ गया है फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, ऐसी फोर्थ क्वेश्चन के भी 2 हिस्से हैं। फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 30 वर्ड्स में आंसर करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इंपॉर्टेंट क्यों है बायोडाइवर्सिटी? बता देंगे। हाँ जी, बाएं हाथ का खेल है। बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन अ गिवन इकोसिस्टम और ऑन एन एंटायर प्लैनेट। There are millions of living organisms on planet Earth. All these living organisms, including man, are interdependent on each other. तो बच्चों बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं वो कितने डाइवर्स मौजूद हैं, अलग अलग टाइप के लिविंग बींग्स मौजूद है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स थोड़ी ना है, ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स हैं, फ्लोरा फौना, हर चीज मिलाकर, तो वो सारी आपकी बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट लिविंग स्पीसीज को मिलाकर, ठीक है। नाउ ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पे क्या है? निर्भर हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोले कि ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने और लिविंग बींग्स हैं उनको खत्म कर दो, दुनिया चल जाएगी, नहीं चल पाएगी। हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है, जो लाइफ फॉर्म्स में वेरिएशन है एक इकोसिस्टम में या फिर पूरे प्लैनेट पर, तो दैट डाइवर्सिटी। एंड बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस रहते हैं अर्थ पे। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो मीनिंग तो बता दिया। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, चलो बता देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर सबसे पहले। वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज मीट आर नीड्स फॉर फूड। खाना कैसे खाएंगे? हाँ, तो ऑब्वियसली बच्चों उसके लिए हमें मिट्टी जो है, सॉइल जो है, उस पर क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा। क्रॉप्स उगेंगे, बहुत से अलग अलग क्रॉप्स है जिनको हम उगाते हैं, उनको हम खाते हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेकेंडली, कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस इंडस्ट्री। डेफिनेटली बिजनेस और इंडस्ट्री हमारी कैसे चलाएंगे, उसके लिए भी हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। उसी के साथ लेजरली एक्टिविटीज, इकोलॉजिकल सर्विसेज,
लेजर के लिए भी चाहिए डेफिनेटली फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ हम लोगों को चाहिए भाई। जाते नहीं हो आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में घूमने और फॉरेस्ट एरियाज में घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए, हाँ हमें थोड़ा सिटी लाइफ से बाहर जाना है, वो वाली चीज़। एंड इकोलॉजिकल सर्विस डेफिनेटली बच्चों, एक बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो भी मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो डाइवर्सिटी है वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? ह्यूमन एक्टिविटीज की बदौलत फ्लोरा और फौना डिप्लीट क्यों हो गए हैं, एक्सप्लेन करना है, अभी कर देंगे, बताओ भाई। वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, अब यहाँ पे बच्चों डैम्स की बात हो रही है जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन डैम्स के कारण हमने क्या करा है, हमने डैम तो बना लिया, उससे हमने सोचा कि बहुत डेवलपमेंट होगी, डैम का पानी स्टोर करके रखेंगे, एग्रीकल्चर में हेल्प, इंडस्ट्री में हेल्प, डोमेस्टिक नीड्स में हेल्प, फ्लड कंट्रोल, बहुत सारी चीजें सोच ली। बट हुआ क्या, उस डैम को क्रिएट करने से बच्चों हम लोग ना एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज, अगला ही चैप्टर है ज्योग्राफी का। वहां पर आपको पता चलेगा कि डैम बनाए तो पर्पस, बहुत अच्छे अच्छे पर्पस के लिए थे, लेकिन असल में हुआ क्या उनसे। तो डैम जो कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, उसने फ्लड को और इंस्टिगेट कर दिया और एग्रेवेट कर दिया। डैम की वजह से बहुत सारी वेजिटेशन नीचे पानी की धंस जाती है, ठीक है, उससे जो है रेजर्वोयर में, जो रेजर्वोयर जहाँ पे पानी स्टोर, ये सारी चीजें आपको टेक्निकल टर्म्स नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेंगे। तो उससे क्या होता है, कभी कभी बाढ़ आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, पानी का फ्लो खराब होता है, उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो वो सारी चीजें, उससे भी हमारी प्रकृति खराब हो रही है। साथ ही में इलीगल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, अब गैर कानूनी रूप से माइनिंग कर रहे हो, इससे वाइल्ड लाइफ को भी खतरा होता है, बाकी आपका जो जमीन है वो भी खराब होती है, उसमें स्कार्स, डीप स्कार्स रह जाते हैं। साथ ही में टू मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज फॉरेस्ट एरिया में चल रही है, हंटिंग, पोचिंग, ये सब सारी चीजें, जिससे कि डेफिनेटली हम लोग क्या करें, अपनी बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहे हैं, उसको और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए। चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं फॉरेस्ट एरिया से, पेड़ों को काट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को मार रहे हैं, दैट्स नॉट हाउ इट गोज। तो दैट इज हाउ वी आर डिप्लीटिंग फ्लोरा एंड फौना। तो इन सभी चीजों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें अपने आंसर में कि व्हाट ऑल रीजंस आर देयर, जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि एक तरीके से फ्लोरा फौना को डिप्लीट करती जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल राइट, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेट्स लुक एट दिस। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब बच्चों यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन उठा के इन्होंने दे दिया है जो कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि कम्युनिटीज ने क्या रोल निभाया है कंजर्वेशन में। 5 पॉइंट्स है, सारे लिख देंगे। In India, many traditional communities live in forests, depend on their livelihood for forest produce, communities working hand in hand with the government to conserve forest. ये एक तरीके से आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप आगे चलेंगे। सबसे पहली चीज आप लिखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व का मैंने आपको बताया था राजस्थान में है। यहाँ पे विलेजर्स ने माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ लड़ाई करी है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने सेकंड चीज देखी थी अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। यहाँ पर 5 गांव के जो लोग हैं उन्होंने क्या करा है, उन लोगों ने अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। भैरवदेव दाकव सेंचुरी घोषित करा है 1200 हेक्टेयर की जमीन को, और यहाँ पर हंटिंग अलाउ नहीं करते हैं, आउटसाइड एंक्रोचमेंट प्रोहिबिट करते हैं। तीसरी चीज आती है फेमस चिपको मूवमेंट। दिस इज द थर्ड पॉइंटर दैट यू विल हैव टू राइट, जो कि हिमालयन रीजन में स्टार्ट हुई थी। डिफॉरेस्टेशन को रोका गया था, साथ ही में लोकल कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन को भी प्रमोट कर रही थी, मतलब और भी पेड़ उगा रहे थे और पेड़ों को कटने से भी रोक रहे थे, उनसे चिपक कर, ठीक है। इन अ बिग वे इंडिजिनियस स्पीसीज कल्टिवेटेड प्रोटेक्टेड। ऑल राइट, तो यहां पर एक्चुअली पूरा लिखा नहीं है, बट आप लोगों को यहाँ पे जीएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पॉइंट भी ऐड करना होगा अगर ये लॉन्ग आंसर में आ रहा है, और आपको बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या वाला जो पॉइंट है वो भी ऐड करना होगा। तो आपको याद होगा बीज बचाओ आंदोलन नवदन्या के हम लोगों ने बात करी थी, जहां पर एक तरीके से ये बोला जा रहा है लोगों द्वारा कि हम लोग बिना जो है एक तरीके से बोल सकते हैं मशीनी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे, बिना नेचुरल तरीके से, बिना पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को। वहीं पर जेएफएम जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज साथ में मिल गए हैं, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं फॉरेस्ट एरिया को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड को,
और उनको बदले में टिम्बर प्रोड्यूस और नॉन टिम्बर प्रोड्यूस भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा है इसमें, देखते हैं। राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। कौन सी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो कंजर्वेशन के लिए? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करा गया था। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारे स्टेट्स में बनाई गई हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज बच्चों, अगर आपको जानना है व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट होने के थ्रेट में जो स्पीसीज होती हैं, ठीक है, आई होप ये बात एकदम क्लियर है। आगे देखिए, अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल इंसेक्ट्स हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगनफ्लाइज, इवन सर्टेन प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड लिस्ट। तो ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आई थी 1980 और 86 की, यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज में इंक्लूड कर लिया गया। बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, एक ड्रैगन फ्लाई को भी इंक्लूड करा गया, प्लांट्स को भी शामिल कर दिया, ये सारी चीजें। और उसी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। 1973 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन ड्विंडल हो गई थी, बहुत ही कम रह गई थी, 55,000 और फिर 100 साल में इतनी कम हो गई, कुछ 1800 फिगर जो है बन जाता है। मोस्ट वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करा। तो यहाँ पर बच्चों जो पोचिंग, इलीगल हंटिंग, ट्रेड, ये सारा जो चल रहा था हमारे टाइगर्स का, उससे बचाने के लिए टाइगर्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बनाए गए, टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिख देनी है, कुछ पॉइंटर्स हैं, डेफिनेटली यू कैन एक्सपैंड इट एंड राइट इन योर एग्जाम। अगर क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार सा आता है, मतलब थोड़े ज्यादा नंबर का आता है तो इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन हो जाता है कंप्लीट। अगली क्लास में मिलेंगे, ये चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट, अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।